मैंने नूरे जहाँ का रिश्ता बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। उसके पास जाने को मैं बेताब था, मगर शादी में लोगों में घिरा बैठा था। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि अम्मा मेहमानों को जल्दी ही रुखसत कर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग हमारे घर से चले गए, सिर्फ बड़े मामू और उनके बेटे रह गए। मुझे बड़ी परेशानी हुई कि अम्मा ने ऐसा क्यों किया। फिर इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, जल्दी अपनी दुल्हन के पास जाओ, लेकिन दरवाज़ा बंद मत करना, मुझे कोई काम पड़ सकता है तुमसे। अम्मा की बात सुनकर दिल घुट सा गया। अम्मा, ये क्या बात हुई? आपको मेरा ज़रा ख्याल नहीं? मैंने मुंह बनाते हुए कहा, बेटा जो कह रही हूँ वही करो, दरवाज़ा बंद मत करना। अम्मा ने मुझे एक बार फिर तंबीह की। अच्छा ठीक है अम्मा, नहीं करता। मैंने अम्मा से कह तो दिया, मगर दिल में सोच लिया था कि नूरे जहाँ के कदमों में अपना दिल रख दूंगा। दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि सामने नूरे जहाँ न थी। मैं कमरे में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा, मगर फिर मेरी नज़र सामने पड़ी। मैं नूरे जहाँ को लाल रंग के हुजला उरूसी में तस्वर कर बैठा था, मगर ये क्या, उसने तो काले रंग की चादर ओढ़ी थी और कपड़े भी इंतहाई मामूली से थे। लग रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। उसका सर झुका हुआ था और चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था। मेरी सारी खुशी एक लम्हे में झाग की तरह बैठ गई। नूरे जहाँ, मैंने दरवाजे से ही आवाज़ लगाई, क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? नहीं, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, उसने सर झुकाकर कहा। तो फिर ये सब क्या है? मैंने उलझे लहजे में पूछा। आपकी अम्मी का हुक्म है कि मैं यही कपड़े ज़ेबतन करूं, और कोई वजह नहीं। तो क्या मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देख भी नहीं सकूंगा? मैंने गुस्से से कहा। अभी अम्मी से बात करता हूँ। नहीं, आपको मेरी कसम, आप उनसे कुछ मत कहें, आकर दो चार बातें ही कर लें मुझसे। आप कहेंगे तो मैं बाद में आपको ये तैयारी करके दिखा दूंगी, मगर अभी मान जाएं प्लीज़। उसने प्यार से कहा तो मुझे मजबूरन बैठना ही पड़ा। फिर दरवाज़ा बंद करने लगा तो उस पर भी रोक दिया। आपकी अम्मी ने मना किया है, अभी दरवाज़ा मत बंद कीजिए। नूरे जहाँ भी अजीब बातें कर रही थी। तुमने क्या अम्मा लगा रखी है? तुम्हारी शादी मुझसे हुई है या अम्मा से? मैं अब भरपूर गुस्से में आ गया। शादी वाला घर था, अदब आदाब का ख्याल तो रखना था। सोचा कि अम्मा के हुक्म का भी मान रख लेता हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद न किया। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि अम्मा ने दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक दी। मैं तो घबरा ही गया, जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो। अम्मा, दरवाज़ा खुला है, बंद नहीं किया मैंने बेजारी से कहा। यह सुनते ही अम्मा तेज़ तेज़ भागती मेरी तरफ आई। बेटा जल्दी करो, उठो नूरे जहाँ, जल्दी उठो, बाहर चलो। अम्मा के लहजे में परेशानी थी। नूरे जहाँ जैसे सब कुछ समझते हुए अम्मा के साथ आगे चली गई। मैं हैरान परेशान बेदली से उनके पीछे पीछे आ गया। इससे पहले कि मैं अम्मा को कुछ कहता, मेरी नज़र मामू और उनके बेटे जलाल और मोहसिन पर पड़ी। जलाल और मोहसिन भी परेशान दिखाई दे रहे थे, जबकि उनके साथ मामू भी खड़े मुझे ही देख रहे थे। अम्मा के हाथ में एक बैग था, जबकि चाबियाँ और ताले भी इन्होंने अपने पास ही रखे हुए थे। अम्मा, ये सब क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा ज़्यादा सवाल मत करो, अम्मी ने कहा। जितना कहा है उतना करो। अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप मुझे बताएं कि हो क्या रहा है। हम बहस कर ही रहे थे कि दरवाजे से दो आदमी अंदर दाखिल हुए। कहाँ है वो? एक आदमी धाड़ा, उधर देखो, कमरे में होगी। ये कहते ही बाकी आदमी उसके पीछे पीछे भागे। उन आदमियों को तो चेहरा जर्द हो गया। मामू के बेटे जलाल और मोहसिन जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे, जबकि अम्मी ने मुझे और नूरे जहाँ को दरवाजे से बाहर जाने का हुक्म दिया। हम लोग जल्दी से बाहर खड़ी मामू की गाड़ी में बैठ गए। उनका ड्राइवर भी गाड़ी में ही मौजूद था। उसने जल्दी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी रोड पर फराटे भरने लगी। मैं उससे क्या पूछता कि वो हमें कहाँ लेकर जा रहा है। जाहिर है मामू की हिदायत के मुताबिक ही चल रहा होगा। अब उससे तो मैं पूछने से रहा, जबकि मेरे साथ नूरे जहाँ भी बैठी थी। वो चुपचाप थी। हमारे घर के मामलात की भला उसे क्या खबर, वो तो खुद इस ख़ानदान में नई आई थी। दरअसल मेरे वालिद मेरे मामू के लिए भाइयों जैसे थे, इसीलिए मामू लोग अम्मी का बहुत ख्याल रखते थे। और फिर अब्बू की वफ़ात के बाद तो मैंने मामू को ही वालिद की जगह समझा था।
अब वो जब भी हमसे कोई बात कहते उसे टालना हमारे लिए नामुमकिन सी बात होती। मैं गाड़ी में चुपचाप बैठा था। इतने में मोहसिन की कॉल आई। उसने अम्मी से बात करवाई। अम्मी कह रही थी कि मैं परेशान ना हूँ, वो लोग भी दूसरी गाड़ी में हमारे पीछे आ रहे हैं। अम्मी की बात सुनकर मुझे कुछ हौसला हुआ। फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं हो सकती थी। अम्मी ने बस इतना बताया कि हम मामू के घर जा रहे हैं और मामू का घर यहाँ से 6 घंटे की मुसाफत पर था, यानी पूरी रात सफ़र में गुजरना थी। मेरा दिल सख्त नाराज़ था। अम्मा ने मुझे कुछ भी ना बताया। मैं सर झुकाए बैठा रहा। सारी रात सफ़र में कट गई। वो हसीन रात जब मियाँ बीवी एक दूसरे से हज़ारों वादे करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, यूँ सफ़र में कट गई। मुझे इसका बड़ा कलक था। फजर की आज़ानें हो रही थीं कि हम मामू के आबाई गांव पहुँचे। ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की और ख़ुद अंदर चला गया। मैंने नूरे जहाँ को गाड़ी से उतरने का कहा। सामने मामू की बहुएं खड़ी थीं। वो हमें मेहमान खाने में ले गईं। ये मेहमान खाना इंतहाई नफासत से सजा हुआ था। हम जब भी मामू के घर आते, ये कमरे हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद होते। मैंने नूरे जहाँ से कोई बात न की। सच पूछें तो उस पर भी मेरा दिल खफा था कि उसने इतनी हसीन रात बर्बाद कर दी और अम्मा के कहने पर काला जोड़ा पहन कर बैठ गई। खैर, थोड़ी देर के बाद मामू की बहू ने हमें खाना ला कर दिया, जो कि शायद मामू की हिदायत पर पहले ही तैयार किया गया था। खाना खाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद चला गया, जबकि नूरे जहाँ कमरे में ही बैठी रही। नमाज के बाद मैंने अल्लाह ताला से सबकी खैरियत की दुआ की। आधे घंटे के बाद जब मैं घर लौटा तो अम्मी और मामू लोग भी आ चुके थे। मामू अपने कमरे में चले गए, जबकि मोहसिन और जलाल अभी बाहर ही मौजूद थे। अम्मी मामू की बहुओं के साथ मसरूफ़ हो गईं। मुझसे कहने लगी, बेटा तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, सुबह इस बारे में बात होगी। फ़िलहाल तुम नूरे जहाँ को तसल्ली दो, उसके लिए इतनी दूर आना यकीनन तकलीफ़ का बाइस बना होगा। तुम जाओ, बच्ची का दिल बहलाओ। अम्मी के कहने पर नाचार मुझे आना ही पड़ा। कमरे में आया तो नूरे जहाँ मुसल्ले पर बैठी रो रही थी। मुझे उसके रोने की वजह समझ में नहीं आई। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो नमाज से फारिग हो तो उससे कोई बात करूं, मगर उसकी दुआएं लंबी से लंबी होती जा रही थीं। वो नमाज से फारिग ही ना हुई। तंग आकर मैं भी सो गया। सुबह 10 बजे तक सोता रहा। रात सारी सफ़र में गुजर गई थी। आँख खुली तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मामू की बड़ी बहू जमीला ने मुझे नाश्ता ला कर दिया। बोली, सब लोग सफ़र के थके हुए आए हैं, अभी तक कोई भी नहीं उठा। आप भी सो जाएं, कुछ देर आराम करें, दोपहर के खाने पर मुलाकात होगी। मामू की बहू जमीला बहुत खुश इखलाक खातून थी। मैंने इनसे दो चार बातें की और कमरे में आ गया। नूरे जहाँ अभी तक सो रही थी। बाकी सब लोग भी उठे नहीं थे। मैं भी वापस बिस्तर पर लेट गया। जानता था कि अभी मुझे इस हकीकत का नहीं पता चलेगा, जिसकी वजह से कल रात हम सब इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला रहे और अम्मी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। दोपहर के खाने पर मामू, अम्मी, मोहसिन, जलाल, जमीला और शाहिना भी बैठी हुई थीं। जमीला और शाहिना ने खाने पर रौनक लगा दी, मगर मामू की संजीदगी देखकर वो भी खामोश हो गईं। मामू सख्त गुस्से में थे। तब इन्होंने मुझसे कलाम किया, बेटे तुम नूरे जहाँ को कैसे मिले हो और तुम इसके ख़ानदान को जानते हो क्या? मामू ने बड़ी सोच समझकर सवाल किया। अम्मी उनकी तरफ देख रही थी जैसे उन्हें रोकना चाहती हूँ। नहीं मामू जान, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, बस एक माँ है। उसके बाबा 2 साल पहले किसी हादसे में फौत हो गए थे। उनकी जान चले के बाद ये लोग दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गए, क्योंकि बड़ा घर बेचना पड़ा। घरेलू अखराजात के लिए रकम न थी। माँ और बेटी के पास सिर्फ रहने की जगह थी। घर का खाना पीना पूरा करने के लिए इनके पास नौकरी भी न थी। तभी बड़ा घर बेच दिया, रकम बैंक में डलवा दी और ख़ुद उससे घर का खर्चा चलाने लगी। बस यही मुख्तसर सा तारुफ है। बेटे तुमने बहुत जल्दी ही यकीन नहीं कर लिया इन लोगों पर। मेरा मतलब है कि तुमने इसके बारे में पूछगछ नहीं की कि नूरे जहाँ का ख़ानदान कौन है, ये लोग कहाँ से आए हैं। नहीं मामू जान, इसकी कभी ज़रूरत पेश नहीं आई। फिर मेरी नज़रें उनके अकब पर टिक गईं, जहाँ दूर से नूरे जहाँ नज़र आ रही थी। मामू समझ गए कि वो उठ गई है, तभी खामोश हो गए। नूरे जहाँ हाथ धोकर सबको सलाम करके
खाने की टेबल पर आकर बैठ गई। खाने के दौरान खामोशी सी छाई रही। खाने के बाद मैं अम्मा को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। अम्मा, ये क्या माजरा है? कल रात से आप पहेलियाँ बुझा रही हैं, मुझे बताया भी नहीं कि आखिर क्या बात है। अब क्या नूरे जहाँ को हमेशा आप काले कपड़े ही पहना कर रखेंगी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने प्यार से मुझे समझाया। तुम ऐसा करो, जमीला और शाहीना से कहो कि आज रात तुम्हारी दुल्हन को तैयार कर दें, तुम्हारी हसरत भी पूरी हो जाएगी। तुम फिक्र क्यों करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचा? वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन आप ये तो बताएं कि हम अपने घर से यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, तुम्हारे मामू का ख्याल था कि तुम लोगों को शादी की रात यहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। अम्मा, बात इतनी सीधी नहीं है जितना आप कह रही हैं। उस रात वो जो 2 आदमी कूदे थे हमारे घर, वो कौन थे? और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं बेगैरतों की तरह वहाँ से मुंह छुपा कर आ गया। बेटा, इसमें बेगैरतमंदी और होशमंदी से काम लेना चाहिए। तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने तुम्हें यहाँ भेज दिया। और रही बात उन लोगों की, तो वो तो घर में न जाने कहाँ से घुस आए। शादी वाला घर देखकर चोरी करने आए होंगे। और फिर तुम्हारा दिन इतना ख़ास था, तभी मैंने तुम्हें मना किया। तभी मैंने तुम्हें कहा था कि नूरे जहाँ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। देखो बेटा, कुछ भरोसा नहीं होता। ये चोर उचक्के दुल्हन का जेवर उतरवाने की खातिर बड़े बड़े कत्ल कर देते हैं, इसीलिए मैं डर गई थी बेटा। अच्छा, और आपने नूरे जहाँ को काले कपड़े पहनने को क्यों कहा? इसकी वजाहत है आपके पास? मेरा लहजा अब ऊंचा हो रहा था। बेटा, समझा करो, नूरे जहाँ बहुत खूबसूरत बच्ची है। मैंने इससे पहले भी कई दुल्हनों को नज़र लगते देखा है। बेटा, नज़र बड़ी बुरी चीज़ है। नूरे जहाँ मेहमानों के झुरमट में बैठी बहुत खूबसूरत लग रही थी, तभी मैंने इसे काली चादर उड़ा दी। काली चादर में नूरे जहाँ को गर्मी लग रही थी, बस इसीलिए इसने कहा कि मैं दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएं। मैंने ही इसे कपड़े ला कर दिए थे। तुम्हें क्या मसला है? कह तो रही हूँ, जबीला और शाहीना से कहो, वो इसे आज रात दुल्हन बना देंगी। खैर, मैंने अम्मा से ज़्यादा बहस नहीं की। लग रहा था कि वो मुझे कुछ भी बताने के मूड में नहीं है। मैं नूरे जहाँ के पास आ गया। उसने भी घूम फिर कर वही कहानी सुनाई कि अम्मा ने मुझे गर्मी से बचने के लिए कपड़े दिए थे। बहरहाल मैंने बेदली से अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन मैं हमेशा उसका ख्याल रखूं और वादा करूं कि मैं उसे कभी मायके नहीं लेकर जाऊंगा, हमेशा उसे घर रहने की इजाज़त होगी, वगैरह वगैरह। मुझे इन शर्तों पर कोई एतराज़ नहीं था। मैंने उसकी शर्तें मान लीं। अगले दिन मैंने सोचा कि हम अपने घर वापस चले जाएं, मगर अम्मी ने खिलाफ़े तवक्के मना कर दिया। बोली, बेटा, अभी इतने अरसे बाद तो अपने मामू के घर आए हो, कुछ दिन रुक जाओ, इन्हें भी तुमसे हंसने बोलने का मौका मिल जाएगा। अम्मी ने जमाल और मोहसिन की तरफ इशारा किया। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन मेरा ऑफिस है, जिम्मेदारियां हैं, मुझे जाना ही होगा। मैंने अपनी मजबूरी बताई। नहीं बेटा, 1 महीने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। अम्मी ने अपना हतमी फैसला सुना दिया। लेकिन अम्मी, मैं आज ही जाऊंगा। आप जानती हैं मेरी तबीयत को, मैं यूँ नहीं रह सकता। मुझे यहाँ पर नींद नहीं आती, फिर मेरे अपने 100 काम हैं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जमीला और शाहीना पीछे से आ गईं। और हाँ, मामू जान ने आपके लिए हनीमून के टिकट का भी बंदोबस्त कर दिया है, आप लोग कल ही रवाना हो जाएं। जमीला आपी ने खुशदिली से कहा। अच्छा अम्मी, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने एक बार फिर उनके आगे सर झुका लिया। वैसे भी ऑफिस से छुट्टियां तो मैंने 2 महीने की ली थीं। बस मसला ये था किसी के घर न मुझे नींद आती न काम होता था। लेकिन अब नूरे जहाँ मेरी ज़िंदगी में आ गई थी, इसलिए उसके साथ ज़िंदगी बिताने का ख्याल ही दिल को खुश कर देने वाला था। मैंने अम्मी की ये बात भी मान ली और मामू के दिए हुए टिकट्स पर 1 महीने के लिए हनीमून मनाने निकल पड़ा। वो 1 महीना ख्वाबों से भरपूर था। मेरी वापसी से पहले ही अम्मी घर रवाना हो चुकी थी। वापसी पर मामू के घर जाने की बजाय मैं वापस अपने घर आया। घर आकर पता चला कि अम्मी जान की तबीयत सख्त ख़राब है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उन्हें हस्पताल लेकर गया तो हस्पताल वालों ने अम्मी को एडमिट कर लिया। अम्मी को दिल का शदीद दौरा पड़ा था। इस परेशानी में मुझसे कोई काम ना हो रहा था।
नूर जहाँ भी बहुत परेशान थी। अम्मी को दिन रात आईसीयू में रखा जा रहा था। हमें उनसे बात करने की इजाज़त भी नहीं थी। बिलाखिर डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप वहाँ से आकर आखिरी बार मिल लीजिए, उनके बचने के इम्कानात कम हैं। इस बात ने जैसे मुझे मन्नू मट्टी तले दफन कर दिया। अम्मी के पास पहुंचा तो उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अभी भी वो ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी। मेरा हाथ पकड़कर बोली, बेटा मैं जानती हूँ मेरे दिन थोड़े ही रह गए हैं, या शायद अब चंद एक सांस से बची हैं। मेरे बाद नूर जहाँ का ख्याल रखना, उसे कभी तंग मत करना, उससे ज़्यादा सवाल मत करना। वो बहुत मासूम और पाक लड़की है, तुम उसका ख्याल रखोगे तो मेरी रूह को चैन होगा। अम्मी ये कहते कहते अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं उनके हाथ थामे बैठा न जाने कब तक रोता रहा। अम्मी की तदफीन से फारिग होकर नूर जहाँ ने खुद ही मुझे अपने दिल की बात बता दी कि उस रात क्या हुआ था जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। बोली, आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे शादी करके इज़्ज़त दी, मुझे अपना नाम दिया, लेकिन सच के इस नाम के काबिल न मैं हूँ न मेरा ख़ानदान। अम्मी, जिन्हें आप सबीहा बेगम के नाम से जानते हैं, वो शहर के अयाश तरीन हलकों में चांदनी के नाम से मशहूर हैं। अगरचे मेरी ज़िंदगी पाक थी, मगर मुझे चांदनी बाई की बेटी के नाम से जाना जाता था। अम्मी ने मेरी शादी आपसे कर दी क्योंकि आप एक शरीफ नौजवान थे और आपने वादा किया था कि आप हमेशा मुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी देंगे, मुझे कभी घर से बाहर जाने या नौकरी करने पर मजबूर नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी में आपसे मुलाकात के बाद मेरे आपके बारे में ख़यालात बदल गए थे। मैंने अम्मा को आपके बारे में बताया, फिर आपने भी शादी के लिए ज़िद की तो मैंने आपकी बात मान ली, मगर मैं जानती थी कि आप सख्त तबीयत के मालिक हैं। शायद ये बात आपकी अम्मा भी जानती थी, आपकी ज़िद को भी वो खूब समझती थी। इन्होंने मुझे कहा कि बेटी तुम पाक और साफ़ हो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में आकर उसे बेहतर बनाओगी, उसे अल्लाह की राह पर चलाओगी। लेकिन बेटी, औरत को चाहिए कि वो मर्द से अपना माजी हमेशा छुपा कर रखे, इसमें उसी का भला है। और जब तक तुम्हारी हकीकत उस पर आश्कार होती तब तक 2-4 बच्चे हो जाएं तो अच्छा है, फिर मर्द बंधा रहता है, फिर इन बातों को वो दिल पर नहीं लेता। तुम उसकी मोहब्बत हो, कोशिश करना कि उसका दिल जीत लो। आपकी माँ ने मुझे कसम दी कि मैं अपनी हकीकत आपको ना बताऊं, मगर शादी की रात ही हमें किसी तरह इत्तला मिली कि मुझे शादी के फंक्शन से अगवा करने अम्मी के कुछ वाकिफ़कार आ रहे हैं ताकि वो मेरी जवानी से अपनी कोठे की रौनक बढ़ा सकें। आपकी माँ को जब खबर हुई तो इन्होंने मुझे काले कपड़े पहना दिए ताकि वो लोग मुझे पहचान न सकें, और फिर आपको और मुझे मामू के घर भेज दिया ताकि वो लोग वहाँ तक ना पहुँच सकें। इन्होंने मुझे बहुत पहले ही काले कपड़े पहनने का कह दिया था। उनका ख्याल था कि किसी ने झूठी इत्तला दी है, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, मगर एहतियातन मुझे काले कपड़े पहना दिए कि फ़ौरन आते ही वो कोई हंगामा खड़ा करके मुझे न ले उड़ें। और जब वो लोग आ गए तो अम्मा को यकीन हो गया था कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में हमें इत्तला मिली है। खुदा का शुक्र कि आपने ज़्यादा हंगामा नहीं किया और हम आपके मामू के घर चले गए, वरना मैं आज न जाने कहाँ होती। नूर जहाँ ने मुझे अपनी कहानी तो सुना दी, मगर मैं अपनी अम्मा की कसम की वजह से उसे कुछ ना कह सका, वरना इतनी बड़ी बात छुपाने पर मैं किसी और औरत को कभी माफ़ ना करता। ये अम्मा की वसीयत है जिस पर मैं अभी तक अमल कर रहा हूँ, और नूर जहाँ से आज तक मैंने उसके माजी के बारे में कोई सवाल नहीं किया।